नमस्कार। बातें बिहार की के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। चूंकि बात बिहार की हो रही है और बिहार में पर्यटन की अगर हम बात करें और गया और बोध गया का नाम ना ले तो ये संभव नहीं है। इसी ट्विन सिटी गया और बोध गया पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर उदय सहाय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें बिहार की में। थैंक यू। आप लोग का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बोध गया और गया की अगर बात करें तो राजा दशरथ के पिंडदान से लेकर सिद्धार्थ के महात्मा बुद्ध बनने तक की कहानी बोध गया और गया के आसपास घूमती है। न जाने कितनी ही ऐसे नैरेटिव्स हैं, फोक टेल्स हैं जो कि वहां पे कहे जाते हैं, जो गया और बोध गया की आत्मा में बसे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप वैसे ही कुछ कहानियों को साझा करें हमारे साथ। थैंक यू गार्गी, थैंक यू वेरी मच। आपने ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिया कोरोना के ठंडे दिनों में। ये हमें वार्म अप करेगा और हमारे श्रोताओं को भी खुश करेगा कि उनकी इतनी वार्म विरासत के बारे में बात हो रही है इस ठंडेपन के मौसम में। तो सबसे पहले मैं आपको ये साझा करना चाहूँगा कि आप जैसे गया पहुंचती हैं तो बाहर एक बहुत बड़ा साइनेज आपका स्वागत करता है, वेलकम टू द लैंड ऑफ इनलाइटनमेंट एंड सैल्वेशन। ज्ञान और मोक्ष की भूमि में आपका स्वागत। तो ये जो ट्विन सिटी है गया और बोध गया, एक रिप्रेजेंट करती है इनलाइटनमेंट को, ज्ञान को, और दूसरा गया रिप्रेजेंट करता है मोक्ष। और उनके अंदर की पूरी दुनिया, लाइफ के जो बड़े दो इम्पोर्टेंट पायदान हैं, उससे आपका साक्षात्कार करा। और ये साक्षात्कार आप करते हैं कहानियों के माध्यम से। इनफैक्ट अगर आप लकी हैं तो हो सकता है कि आपके कोई सहपाठी जो को ट्रैवलर हैं, ट्रेन में, प्लेन में जब जाने की आप जा रहे हैं बतौर पिलग्रिम और बतौर टूरिस्ट गया, तो कहानियाँ वहीं से शुरू हो जाती हैं और उसका वेरिएशंस थोड़ा थोड़ा मिलेगा आपको। तो पहली लोग आपको बात बताते हैं कि कैसे बुद्ध कपिलवस्तु में पैदा हुए, लेकिन इनलाइटनमेंट ज्ञान की तलाश में जंगलों में भटके, बिहार के जंगलों में, और फाइनली खोजते खोजते उस ज्ञान के पीछे चलते चलते वो पहुंच गए गया, जो आज का गया जिला है, वो उसके डुंगेश्वरी पहाड़ के महाकाल गुफा में। उनकी जो जिद थी कि मैं किसी हाल में अपने को गलाकर, अपने को तपाकर मैं ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। वो जिद, उनका काम अ, बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं आ रहा था। कई गुरुओं से उनका पाला पड़ चुका था कि इसी बीच में जो वहाँ पे आसपास रहने वाली कहारन औरतें हैं, वो पहाड़ों में जाती हैं पत्तों को बीनने के लिए और साथ में लोकगीत गाती हैं। और वो लोकगीत, वो सुंदर, उसका सार ये है कि वीणा के तारों को इतना ना खींचो कि वो टूट जाए और इतना ढीला मत छोड़ो कि उसमें से संगीत निकलना बंद हो जाए। ये मध्यम मार्गी संदेश उनके सबकॉन्शियस को उद्वेलित करता है, क्योंकि वो मध्यम मार्ग, आपकी मैसेजिंग सब्लिमिनल वर्ल्ड में हो रही है और आप सीख कर रहे हैं एक्सट्रीमिज्म कि हम अपने को गला के, तपा के, सेल्फ डिनायल मोड पर कुछ न कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो वो काफी कंफ्यूज होते हैं और वो महाकाल की गुफा से निकल जाते हैं और उस पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं, शीर्ष पर, और एक जगह फिर खोज कर एक प्रयास और करते हैं। लेकिन वहीं पर इत्तफाकन आपको अर्थक्वेक हो जाता है, धरती फट जाती है। उनको लगता है कि नहीं, प्रकृति का संदेश है कि ये जगह भी माकूल नहीं है, और पहाड़ से उतरते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। ये कहानी है एक क्षत्रिय के बुद्ध बनने की। तो जब ऊपर से पहाड़ से उतरते हैं तो नदी के पास पहुंचते हैं, सुजाता से मुलाकात होती है, सुजाता उन्हें खीर खिलाती है, उसी वाक्य को दोबारा दोहराती है, वीणा के तारों को इतने मत खींचो कि टूट जाए और इतना ढीला मत छोड़ो कि वो उससे संगीत निकलना बंद हो जाए। उन्हें जैसे नया जीवन दर्शन सा मिल गया है
और वो खीर का स्वाद उन्हें एक नए तरह का की ऊर्जा भी प्रदान करता है। और उसके बाद वो अपने उस बाउल को जिसमें वो खीर खाते थे, नदी में निरंजन नदी के उस पे वो डालते हैं और निरंजन नदी को प्रण करते हैं कि अगर ये बाउल मुझे वापस अपनी धारा के साथ ले जाएगा, तो मैं उसी धारा के साथ चला जाऊँगा। तो वो डेस्टिनी को अलाइन करते हैं नेचर के फोर्सेस के साथ और ऐसा होता है कि वो बाउल धीरे-धीरे अपनी दिशा चेंज करता है और उसके बाद डायगोनली ऑपोजिट दूसरी तरफ बैंक के पास इनको ले जाता है। पानी कम नदी में है, अब तो ऑलमोस्ट पानी दिखती नहीं है, उस समय भी कम हो गई होगी। तो उसके पीछे जाकर वो जब एक बड़े पेड़ के पास पहुँचते हैं, तो बोधि ट्री वही था, जो आज का बोधि ट्री आप ओरिजिनल बोधि ट्री वो था। एक बच्चा जो भैंस चराने वाला उनको एक कूस की चटाई देता है और उस पे बैठ जाते हैं, रम जाते हैं, धुनी रमाते हैं और एनलाइटनमेंट की वो रात। एक ये बहुत सुंदर कहानी आपके सामने पेश होता है। जी। उसके बाद वहाँ से उनकी यात्रा आगे बढ़ती है और कहानी की यात्रा भी आगे बढ़ती है। आप वहाँ से 12-14 किलोमीटर के दूरी पर दूसरा उससे ज़्यादा पुराना शहर है गया। वहाँ पहुँचते हैं तो सीता कुंड, नदी वही रहती है, नाम बदल जाता है, नदी निरंजन थी अब फल्गु कहलाती है। उसके पार उस नदी में सीता कुंड के ऊपर एक सुंदर सी कहानी है दशरथ दशरथ को पिंडदान देने राम जाते हैं और सीता इंतज़ार करती हैं कि सामान आएगा तो पिंड बनाया जाएगा, लेकिन आने में देर होता है और दशरथ का हाथ ज़मीन से निकलता है और माँगता है कि जल्दी पिंडदान दो, मुझे भूख लगी है। वो थोड़ा घबराती हैं, लेकिन उस डिटर्मिनेशन को देख के वो बालू के बने हुए पिंड को वो दे देती हैं। हाथ गायब हो जाता है, राम वापस आते हैं, कोशिश करते हैं फिर से वो अपने मित्र को बुलाएँ, कोई नहीं ये होता तो इनको आश्चर्य होता है। तब सीता उनको सारी बात बताती हैं, लेकिन साथ ये बताती हैं कि अगर मेरी बात का विश्वास नहीं हो, तो इस पूरे प्रकरण को 5 लोगों ने देखा है। सबसे पहले नदी, जिसके एविडेंस एविडेंस का नंबर 1 वो था। एक गाय वहाँ पे खड़ी थी, एक वहाँ पर ब्राह्मण था, तुलसी का पौधा एक था और एक वटवृक्ष भी। तो उस वो लोग राम को प्लीज़ करना चाहते हैं, सोचते हैं राम के खिलाफ क्यों हो जाए। वो कहानी जो सच्चाई है उसको बयान ना करके कुछ अपने तरफ से मनगढ़ंत बात बताने की कोशिश करते हैं। केवल वटवृक्ष जो बाद में अक्षय वृक्ष बना, तो वो सारी कहानी बताता है और इतना सीता जी गुस्सा हो जाती हैं, तो उन पाँचों को कर्स करती हैं। कर्स ऐसा कि आज तक उसमें आपको पानी नहीं मिलता बरसात के दिनों 1 महीने के छोड़ के उस नदी में। गाय को कहती हैं कि तुम हर जगह मुँह जाके मारती रहोगी अपने खाने की तलाश में। ब्राह्मण को कहती है तुम लोभी की तरह भटकते रहोगे। उसी तरह से तुलसी को कहती है कि जंगल झाड़ में तुम्हारा पैदाइश होगा और वट वृक्ष को बोलती हैं कि ये तुम्हें जो भी यहाँ आएगा तुम्हारे पास पूजा करने जरूर है। और उसके बाद ये कहानी आपको पता है तो सुंदर सी एक कहानी आपको सीता कुंड कहता है। उसके ठीक पार एक दूसरा वहाँ का सबसे बड़ा केंद्र विष्णुपद मंदिर है। उसमें गयासुर की कहानी है। एक महाप्रतापी अ, असुर था वो और उसके प्रताप से, उसके तपस्या से उसको एक बोन मिल गया था कि जो भी तुम्हें देखेगा सीधे उसका मोक्ष मिलेगा। तो लोग को बड़े फ्री में मोक्ष मिलने लगे और देवता लोग घबराए कि इतनी रिगरस प्रक्रिया को ये शॉर्ट सर्किट किया जा रहा है। तो विष्णु आए, उन्होंने समझाया और एक तरह से उसको धमकाया भी कि तुम्हें तुम्हारा इंतजाम हम सब कर देंगे, लेकिन तुम जमीन के अंदर रहो। और जब वो जमीन के अंदर सोने मान गया, अंदर जाने लगा तो पैर भी रख दिया कि कहीं निकले ना। थोड़ा देर छटपटाया, लेकिन वहाँ उन्होंने कंसेशन ये दिया कि हर दिन तुम्हें खाना मिलेगा, जिस दिन खाना ना मिला तो बाहर आ जाना। वो बहुत सुंदर कहानी है, वहाँ पर विष्णु का पद मिलता है। तो ये
उसी तरह ब्रह्मयोनि की कहानी है जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो ये नैरेटिव, ये कहानियों का शहर है। जैसा कि आप पहले बातचीत के क्रम में बता रही थी गार्गी, गया में कहानीकार बिल्कुल मस्त हो जाता है, खुश हो जाता है, रह जाता है वहाँ की कहानियों को दुनिया को देख के। तो ये है गया के का बड़ा नैरेटिव्स का संसार। सर, आपने हील्स की ना का चर्चा किया। अभी बहुत सारे हील्स हैं वहाँ आसपास, जैसे अभी आपने डुंगेश्वरी हील की चर्चा की, फिर ब्रह्म योनि हील की चर्चा की, और भी कई हील्स हैं। ब्रह्म योनि हील्स के बारे में हम लोग वहाँ गए भी थे। इसका दोनों तरफ से महत्व है। हिंदुत्व की दृष्टि से भी बहुत महत्व है और बुद्धिज्म की दृष्टि से भी। महाभारत में एक श्लोक है, वो मैं पढ़ना चाहूंगी दर्शकों के लिए, जो ब्रह्म योनि हील का, जिसमें जिक्र है कि ब्रह्म योनिं समासाद्य शुचिः पर्यत मानसः तत्र सनात्वा नर व्याघ्र ब्रह्मलोकं प्रपद्यते पुनात्य आ सप्तमं चैव कुलं नास्तत् अत्र संशयः। मतलब ये है इसका कि जो ब्रह्म योनि की तरफ चला, जो मानव, जो मतलब मानवों में भी जो श्रेष्ठ मानव है, नर व्याघ्र बोला गया है, जो श्रेष्ठ मानव है, अगर वो वहां पहुंच जाता है और अपने आप को शुद्धिकरण करके निकलता है, तो उसके जो 7 जनरेशन का भी जो उतार चढ़ाव रहा है, 7 जन्मों का, वो भी, उससे भी वो मुक्त हो जाता है। और दूसरी तरफ बुद्धिज्म में भी जो चर्चा है, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में भी कुछ बताइए आप। जी, ब्रह्मयोनि मेरे ख्याल से अ, सबसे पुराना साइट है उस रीजन का। ब्रह्मयोनि, ब्रह्मा, जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिवर्स की रचना की कहानी जो है वो ब्रह्मा के साथ जुड़ी हुई है। आप ब्रह्मा के बहुत कम मंदिर होने की बात भी जानती हैं। जी। उसमें से पुष्कर एक मंदिर है। जी। उसी तरह से एक मंदिर ब्रह्मयोनि पहाड़ के शीर्ष में, और उसकी महत्ता कुछ ऐसी है कि उसके ठीक नीचे में सरस्वती कुंड है। वहाँ पे कपिल मुनि की एक गुफा है। और जी। कपिल मुनि की गुफा अपने आप में उस पूरे नैरेटिव को बहुत रहस्यमय बना देता है और अजीब तरह की उत्सुकता पैदा करता है। भारत में 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी है। उसका जो सांख्य स्कूल है, कपिल मुनि उसके प्रवर्तक हैं, उसके प्रोपोनेंट हैं, और वो वहाँ गुफा में रहते थे फिजिकली। वो गुफा कपिलधारा के नाम से एग्जिस्ट करती है। ब्रह्मयोनि पहाड़ के ठीक नीचे वो गुफा है, और उसकी जो एक महत्ता है, मैं गंगा सागर भी गया हूँ, और गंगा सागर जाके मुझे ऐसा लगा कि गंगा सागर ये कभी-कभी जाते होंगे। वहाँ का फिजिकल स्थिति कुछ इस तरह का है कि आप परमानेंट वहाँ पे आज भी जो गुफा है, उसको देख के लग जाएगा कि वहाँ नहीं कोई रह सकता। लेकिन कपिल मुनि जो गुफा है, वो नेचुरल गुफा है, 7 लेयर्स में। और आज भी वहाँ पर एक पुराना साधक का परिवार रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ब्रह्म योनि का रिश्ता कपिल मुनि से है, ये ब्रह्म मुनि योनि का रिश्ता बुद्ध से है, और बुद्ध का वो जो ग्रेट फायर सरमन के बारे में आपने सुना होगा, जी। तो फायर सरमन उन्होंने दिया था, इसी ब्रह्म योनि पहाड़ के बीच में एक जगह है, वहाँ उन्होंने दिया था। और वो फायर सरमन से इतना प्रेरित हुआ टी.एस. इलियट, दुनिया का जाना-माना नाम पोएट्री में, उसने वेस्टलैंड कविता में उसको उसने समाग्रित किया। तो ये जो हिल्स हैं गया के आसपास, उसमें ब्रह्मयोनि का बहुत बड़ा स्थान है। लेकिन साथ में क्विकली आपको ये भी बता दूं कि ब्रह्मयोनि के साथ-साथ वहाँ पे रामशिला हिल है, जहाँ पर नेचुरल डेथ में आप जब पिंडदान देने जाते हैं, श्राद्ध करने जाते हैं, तो वो एक टच पॉइंट आपका बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। अननेचुरल डेथ में उसी तरह से प्रेतशिला पहाड़ है, और प्रेतशिला पहाड़ में अननेचुरल डेथ का इम्पोर्टेंट टच पॉइंट है। और तीसरा एक है मंगला गौरी हिल। मंगला गौरी हिल ऑफ कोर्स शक्तिपीठ है, लेकिन उसी शक्तिपीठ के बिल्कुल 100 मीटर के डिस्टेंस पे उससे ऊपर आप जाएंगी तो एक स्थान है जहाँ पर आप एडवांस अपना पिंडदान दे सकते हैं, और उसमें एक प्रक्रिया पूरी लंबी होती है जिससे आपको एक उस मौत के प्रोसेस से यमलोक में जाते हैं आप, और फिर पिंडदान करने के बाद वो वापस भी आ पाते हैं। तो खतरनाक प्रक्रिया है, लेकिन कई लोग करते हैं जिसके आगे नाथ ना पीछे पगा, जिनको विश्वास नहीं है कि उनके बच्चे ऐसा करेंगे, या बच्चे हैं ही नहीं,
तो वो लोग भी करते हैं, भीड़ वहाँ नहीं रहती, लेकिन वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट, इन हिल्स के साथ-साथ जो ब्रह्मयोनी हिल के पास ही आपको एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अक्षय वृक्ष। अक्षय वृक्ष के बारे में आपको किवदंती मैंने बताई है, और ये वृक्ष और भी जगह है, और आप तो जानते हैं जहाँ भी है हिंदुस्तान में, उसकी महत्ता अलग है। जी सर। धन्यवाद सर इतने सारे हिल्स के बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट टाइम बहुत सारे लोग जब भी गया जाएँगे तो ज़रूर इन सारी जगहों पे भी घूमेंगे क्योंकि ज़्यादातर हम बोध गया और गया में कुछ जगहों तक ही सीमित रह जाते हैं। सर इसके बाद हम ये महाबोधि वृक्ष के बारे में भी बहुत सारी कथाएँ प्रचलित हैं। जैसा कि हमने कहा कि कई कथाएँ हैं, फ़ोक टेल्स हैं जो यहाँ के रग-रग में बसी हुई हैं। तो ऐसी ही कुछ कथाओं के बारे में हम और सुनना चाहेंगे क्योंकि गया और बोध गया हमारे अगर हम बिहार के पर्यटन की बात करें तो एक सेंटर में रहने वाली जगह है और लोग जितना ज़्यादा जानेंगे उसके बारे में उतना अच्छा होगा। जी, बहुत सही कहा आपने गार्गी। इनफैक्ट बुद्धि साइट में बोधगया में सबसे बड़ा नेचुरल अट्रैक्शन सेंटर है, वो नंबर 1 महाबोधि मंदिर, और महाबोधि मंदिर के ठीक पीछे स्थित बोधि ट्री या बोधि वृक्ष। जी, ये बोधि वृक्ष अपने आप में एक अद्भुत दुनिया है। वहाँ पर जब जाके आप बैठते हैं तो ये आपको ट्रांसपोर्ट करता है 2500 साल पुरानी कल्पनाएँ ऐसी आती हैं, और एक अलग एक आभास से आप गुज़रते हैं, और उनके जो पत्ते हैं वो गिरते हैं वहाँ पे। उन पत्तों को बिन के लोग, चुन के लोग मोमेंटो के तौर पे ले जाते हैं, उसको फ्रेम करके घरों में लगाते हैं, और उससे शुद्ध प्रसाद वहाँ के लिए कोई नहीं है। लेकिन इस वृक्ष के आस-पास की कहानी आप देखेंगे, तो ये वृक्ष एक्चुअली जिस फॉर्म में आप आज देखती हैं, ये श्रीलंका से आया है, जान के आपको शॉक होगा। लेकिन ओरिजिनल वृक्ष यही था, जिसके नीचे मैंने शुरू में कहा अ, इनको बुद्ध भगवान को वहीं पे एनलाइटनमेंट मिला था। लेकिन वो वृक्ष जो था, उस समय नदी के बिल्कुल किनारे था। नदी सूखती गई, वृक्ष दूर होता गया, आज वो 1.5 किलोमीटर के करीब या 1 किलोमीटर के करीब वो दूरी हो गई है। लेकिन आज भी वो जो दूरी है, उसमें बहुत कम लोग जानते हैं कि ओरिजिनली कई बार इसे नष्ट करने की कोशिश की गई। सम्राट अशोक की पत्नी की ईर्ष्या ऐसी हुई इस वृक्ष से, उनको लगा कि उनके पति उनको जितना समय देते हैं, उससे ज़्यादा समय ये वृक्ष को देते हैं। उससे लगाव उनका बढ़ गया है, तो उस ईर्ष्या से चल के उन्होंने पेड़ को कटवा दिया, और कोशिश की कि वो जड़ के सहित वहाँ से गायब हो जाए। लेकिन हुआ ऐसा कि उनके तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ दिन के बाद बारिश हुई, और फिर वो वहाँ से उसके पत्ते निकल गए, और वो डर गई। उन्हें लगा कि ये कोई बड़ा दैविक चीज़ है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। तब तक अशोक को भी पता चला, उनको भी बहुत बुरा लगा। उन्होंने उसके चारों तरफ एक बाड़े बनवा दिए, और फिर से वो वृक्ष बड़ा हरा-भरा होने लगा। आपको पता है कि महेंद्र और संघमित्रा, उनके जो पुत्र और पुत्री थे, उसी को लेके पटना घाट तक गए। वहाँ से शिप में ये लोग हुगली की तरफ गए होंगे, और फिर श्रीलंका गए, और जो वृक्ष आज अभी भी वहाँ पर इंटैक्ट है, और अभी जो वृक्ष है, ये उसी का बच्चा है। उसी की सैपलिंग वापस आके लगाई गई है, और उससे हम देखते हैं, आनंदित होते हैं। अंदर सैंक्टम सैंक्टोरम में जो बुद्ध की मूर्ति है, अभूतपूर्व, वो ग्रेनाइट पत्थर की सुंदर मूर्ति के ऊपर जो गोल्डन उसमें दिव्यता है, वो देखने लायक है। आज भी प्रसाद उस मंदिर में जो है दनकौर से ही आता है, जहाँ पर सुजाता रहती है। उसी गाँव के अ, दूध से उसका रोज खीर बनता है। तो इस तरह की कई कथाएँ उसकी वोटरीज़ में, उसके एक-एक कण-कण में उस भूमि के आपके पास मिलेगी। आप किसी अ, बर्मी से बात कीजिए तो बर्मी कथा बताएगा आपको। आप किसी अ, ताई से बात कीजिए तो उसकी कथा का स्वरूप कुछ और होगा। आप किसी जापानीज़ से बात कीजिए तो उसकी कहानी कुछ और होगी। तो वो कथाओं का एक विशाल वृक्ष है, जहाँ आप जाते हैं। तो आँख कान खोल के जब भी जाएँ, जी। बहुत सारी चीज़ें आपसे ग्रहण करेंगे।
हाँ, जैसे सर ने बताया वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं और हमें आँख खा कान खोल कर जाने की ज़रूरत है। वहाँ के जो लोकल लोग भी हैं गया या बोध गया के उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में वहाँ रहते हुए भी नहीं पता है। जैसे कि डुंगेश्वरी हिल की जब हम बात करते हैं, तो मुझे एक वाक़या याद आता है कि हम मनीष के दोस्त के साथ हम लोग वहाँ जा रहे थे और हमने उनसे कहा कि वहाँ जाना है, तो वो जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी के बीच में वो किसी देवी मंदिर क्योंकि डुंगेश्वरी नाम है किसी माता के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। तो हमने उनको ये कहानी सुनाई कि ऐसा कहा जाता है कि 6 साल का जो हठ योग करने के बाद मतलब हठ योग जो किया उन्होंने बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने, वो वहीं पर वहाँ की गुफाओं में किया और हठ योग का मतलब है कि भोजन-पानी छोड़कर तपस्या में लीन रहना। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उस जो महाकाल गुफ़ा है वहाँ पर डुंगेश्वरी हिल के ऊपर, उसमें हमें एक वैसी ही महात्मा बुद्ध की जो सिम्बॉलिक मूर्ति बनाई गई है, वो वैसी ही है कंकाल रूपी नुमा। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है। एक्चुअली में वहाँ थोड़े बगल में एक छोटी-सी देवी की भी मूर्ति है लगाई गई है और वो उनकी भी पूजा होती है। लेकिन लोग जो एक्चुअल वजह है उस हिल या उस गुफ़ा के महत्वपूर्ण होने का उसको शायद लोग नहीं रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हैं। तो शायद हमारी बातचीत से बहुत सारे लोगों को नई चीज़ें भी पता चलेंगी। क्योंकि सर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग ना वहाँ आस-पास रहते हैं, उन लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं। तो जो एज़ अ टूरिस्ट और या एज़ अ ट्रैवलर वहाँ पहुँचते होंगे, तो आप छोड़ दीजिए कि कहीं वैशाली या कहीं और वो जा पाते होंगे। वो आस-पास की जगहों पे भी जैसे सुजातागढ़ है इम्पोर्टेंट, प्रेत योनि हिल है इम्पोर्टेंट ब्रह्म योनि हिल इम्पोर्टेंट है, डुंगेश्वरी हिल्स इम्पोर्टेंट है। इस तरह की जगहों पे भी नहीं जा पाते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि इन सारी जगहों पे भी उतने ही ज़्यादा ट्रैवल या टूरिस्ट आसानी से पहुँच सकें और ये भी जगह हो क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही दृष्टि से। अगर हम हिंदुत्व की बात करें उस दृष्टि से भी और अगर हम बुद्ध की जर्नी की बात करें उस दृष्टि से भी। तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, सौरमंडल की तरह केंद्र में तो गया है और बोध गया है। गया बोध गया से 8 जनरेशन पुराना है। तो केंद्र में वो है और उसकी सैटेलाइट की तरह बहुत इम्पोर्टेंट सैक्रेड सेंटर्स चारों तरफ। ज्ञान होगा तभी आप उसको जाएँगे और एन्जॉय करेंगे। डुंगेश्वरी हिल का आपने बहुत सही अ, वाक़या बताया कि ज़रूर वहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन डुंगेश्वरी हिल के साथ-साथ सुजातागढ़, जी। जहाँ पर ये क्रम हुआ था, सुजाता का एक वहाँ पे स्तूपा बना हुआ है। वो जगह जहाँ पर खेल खिलाया गया, वो जी, अभी भी वो खूबसूरत ढंग से प्रिज़र्व किया हुआ है। वो जगह जो गुरुपद गिरी पहाड़ जिसको कहते हैं, वो भी हिल है, जी, जहाँ पर इनके एक परम मतलब शिष्यों में एक शिष्य गए और गायब हो गए और ये मान्यता बुद्धिस्ट से आप बात करेंगे तो कहेंगे कि बुद्ध का जब भी अवतरित फिर से होंगे, तो उसी पहाड़ के गुफा से निकलेंगे और वो बड़ा वर्टिकली वो अद्भुत पहाड़ है, चढ़ना भी मुश्किल है, लेकिन आप चढ़ के जब चारों तरफ देखेंगे तो आपकी तो इस तरह से मतलब गया और बोध गया के इर्द-गिर्द बहुत सारी जगह है, बराबर हिल के बारे में आपने सुना है, वो भी दूर नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको आप एक लार्जर गया की परिकल्पना लेके वहाँ जाएँ। जी, और कोर को भी आप टच करें और कोर के साथ जो सैटेलाइट स्पॉट्स हैं, साइट्स हैं, उसको आप ज़रूर टच करें। तभी एक समग्रता में आप जी, इसको एन्जॉय कर पाएँगे। बगल में राजगीर है। जी, अब संघ का पहला हेडक्वार्टर वहाँ बना था। जी, 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 वहाँ पर अगर आप जाएँगे तो बैम्बू फॉरेस्ट वेनुवन है। जी, वेनुवन उन्होंने अजातशत्रु ने 100 एकड़ की ज़मीन इनको फ्री में दी थी कि आप यहाँ पे आएँगे तो वो जगह वहाँ के का संघ हेडक्वार्टर बना। तो मेरा कहने का मतलब है कि 1 सेकंड मैं इसको ऑफ कर लूँ। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जब भी जाएँ, पढ़ के जाएँ। आज के दिन में कोई मुश्किल का काम नहीं है और फिर इसको एन्जॉय करेंगे। जी। सर मंगला गौरी जी मतलब जो शक्तिपीठ है उसके बारे में भी कई फ़ोक कथाएँ प्रसिद्ध हैं। क्या आप उनके में से किसी का ज़िक्र करना चाहते हैं तो? अब मंगला गौरी एक शक्तिपीठ है और शक्ति की कहानी कोई भी हिंदू पूरे भारत में जिससे भी पूछिएगा मोटे तौर पे उसको पता है, वो शिव की कहानी है। शिव की पत्नी जिससे वो बहुत प्यार करते थे, तो उसके ज़िद्दपन की भी कहानी है। वो आती है और अपने हस्बैंड
के प्रति एक रिस्पेक्ट का भाव अपने पिता के जलसे में नहीं देखती हैं, तो वो कूद जाती हैं कुंड और उनका जिसको आज कहते हैं 100% बर्न होता है। और ये बात कोई तुरंत पहुँचाता है जाके पति को, शिव तपस्या से उठ के आते हैं उसके क्रोध में, उनके डेड बॉडी को उठाकर वो तांडव करते हैं और पूरी ब्रह्मांड उससे हिल जाता है। तो लोग विष्णु के पास जाते हैं कि कुछ तो विष्णु अपने जो सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करके एक आज भी डेड बॉडी अगर कहीं होती है और लॉ एंड ऑर्डर होता है, तो पहले कोशिश ये होती है कि डेड बॉडी को हटाया जाए ताकि गुस्सा शांत हो। तो उसी पर्पज़ से उस डेड बॉडी को उनके उनसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो सुदर्शन चक्र से उनके पार्ट्स बॉडी के जो कट के गिरते हैं और पूरे हिंदुस्तान में 52 या 56 ऐसे स्पॉट्स हैं और वो शक्तिपीठ के नाम से वो जगह जानी जाती है। जो अ, सती का ब्रेस्ट था, जो बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे आप कामरूप कामाख्या जाएँ, तो जिस तरह का वहाँ पर जो प्योरिटी और जो सैंक्टिटी है, उसी तरह की सैंक्टिटी यहाँ पर सती का ब्रेस्ट कहा जाता है कि कट के गिरा था और लोग बहुत श्रद्धा से और बहुत मान्यते लेके वहाँ पे जाते हैं और जब भी जाएँ वहाँ पे ज़रूर जाएँ। सर गुरुपद गिरी का भी बहुत महत्वपूर्ण है मतलब महत्व है, तो उसके बारे में कोई अगर नैरेटिव हो? गुरुपद के बारे में तो नैरेटिव लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं ब्रीफ में बता दूं कि बुद्ध से, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप पेरिफेरल जब सर्किट लेते हैं तो गया एक रीजन है, गया एक महामंडल है और आज भी जो पुराने पूरे भारत में 3 या 4 जगह हैं, उसमें प्रयागराज है, गया है, बनारस है, जहाँ आपको महामंडल की परिकल्पना है। तो उस महामंडल में बहुत सारे प्रभावी क्षेत्र आते हैं। उदाहरण के तौर पे एक सिलाओ एक जगह है और सिलाओ में आप अगर जाएँगी तो एक अभी भी मंदिर है और कहानी है। वो कहानी है इनके जो बाद में बड़े शिष्य बने, वो शिष्य शुरू में काफ़ी इंटेलेक्चुअली एरोगेंट हुआ करते थे, तो बातचीत करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने शर्त रखी कि अच्छा, इनका क्रेडेंशियल पहले एस्टेब्लिश करें और क्रेडेंशियल एस्टेब्लिश करने का पहला शर्त था कि उस हट में जाके पूजा करें, उस कुटी में जहाँ पर एक बहुत भयंकर नाग साँप रहता है और कोई भी वहाँ पर अगर तपस्या करने जाए, तो उसका वो मोक्ष हो जाता था। तो ये चैलेंज लेते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, दोनों में सर्प निकल के भी आता है और वो अ, इनकी आँखों में झाँकता है। अर्धमुदी आँखों से 2 आँखों का ट्रांज़ैक्शन होता है। एक तरफ ये शांत चित्त का की आँखें और दूसरी तरफ वो वायलेंस रिडन आँखें, लेकिन जीत होती है शांति की और वो वायलेंस दबता है, वो आँखें नीचे करके वापस बिल में चला जाता है। सवेरे निकलते हैं बुद्ध, तो सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्या हो गया? ये बच के निकल कैसे गए? तो वो आदमी जो था, वो बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था, गया कश्यप के नाम से जाना जाता है। तो आपने जिस गुरुपद गिरी पहाड़ के बारे में चर्चा करी, यही सज्जन जो हैं, जो सबसे बड़े मगध रीजन के बड़े इंटेलेक्चुअल थे, हजार उनके शिष्य थे, एक पर एक प्रकांड विद्वान, जिसको बहुत मुश्किल से उसी ब्रह्मयोनी पहाड़ पर बुद्ध ने अपने अ, विचारों के प्रभाव में लाया था। तो गुरुबुद्ध पहाड़ में यही जाते हैं और जाके एक जगह फिसर्स है, उसमें समा जाते हैं, कहा जाता है कि वो बंद हो गया और सिंबॉलिकली उसकी सिंबोलिज़्म भी कुछ होगी, लेकिन मान्यता ये है कि जब बुद्ध फिर से अवतरित होंगे, तो उसी वो खुलेगा वो जगह और वापस उसी जगह से आएँगे। लेकिन आपको उस जगह में पहुँचने के लिए आज भी बहुत मशक्कत करने की ज़रूरत है। सीढ़ियाँ लिटरली वर्टिकल। जी। सर जब आप आपके बताने के बाद ही जब हम पहली यात्रा कर रहे थे बिहार बियॉन्ड इमेजिनेशन की और आपने जब हमें बताया था सारी जगहों के बारे में, तो शायद हम 15 दिनों तक लगातार कोई न कोई हील्स ही चढ़ रहे थे। क्योंकि जो वहाँ के लोकल लोग थे, जो मेरे दोस्त थे, मनीष के भी दोस्त थे, इन लोगों को भी इन सारी जगहों कुछ लोगों ने नाम तो सुना था लेकिन उसका
महत्व क्या है ये नहीं जान रहे थे। बहुत सारे लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना था, कुछ लोगों को ये पता नहीं था कि जाना क्यों है या मतलब कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें। तो आज मैंने इसीलिए आपसे लगभग सारे हिल्स के बारे में एक-एक करके पूछ लिया, ताकि लोगों को और सुनने वाले लोगों को पता चले कि इतने सारे हिल्स गया और गया के आस-पास हैं और सबका महत्व है। मतलब हिंदुत्व की दृष्टि से भी, बुद्धिज़्म की दृष्टि से भी और हर तरह से। तो ये सर था। अब आप ये मुझे ये बताइए कि अगर हम एज़ ए इंडिविजुअल, अगर हम आप अगर चाहते हैं कि पार्टिसिपेशन लोगों का हो, ट्रैवल और टूरिज़्म जो है उस एरिया में बढ़े, उसके लिए एक इंडिविजुअल का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? आगे आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है और एक पब्लिक स्पिरिट में सर्वहित में ये पूछा गया प्रश्न। मैं समझता हूँ 3 तरह की यात्राएँ होती हैं। एक जिसे हम कहते हैं ट्रैवल, दूसरा जिसे हम कहते हैं टूरिज़्म और तीसरा जिसे हम कहते हैं पिलग्रिमेज। ट्रैवल जो होती है वो हमें जो पूरी हमारी जो 5 इंद्रियाँ हैं, वो इंद्रियों से ड्रिवन होती है और हमें अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा स्मेल मिल जाए, अच्छा तो उससे जो ड्रिवन यात्रा होती है वो टूरिज़्म की होती है। ट्रैवल होती है एक उत्सुकता जैसे आप डुंगेश्वरी पहाड़ पे चढ़े या और भी आप में उत्सुकता होती तो आप उस शीर्ष पे चले जाते। तो वो एक जो ड्रिवन होता है वो उत्सुकता से ड्रिवन एडवेंचर होता है, उत्सुकता। और तीसरा पिलग्रिमेज ये पहले दोनों यात्राओं से अलग है, वो अंदर की यात्रा है और अंदर की यात्रा का डायनामिक्स अलग है। आप अंतर्मुखी हो जाते हैं उस यात्रा में। गया में और गया क्या जो भी इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थान है, आप कैलाश में जाएँ, मुझे भी मौका मिला है जाने का। आप कुंभ में जाएँ, हर जगह आपको कहीं न कहीं लगेगा तीनों का इंटरप्ले होता है। तो इसीलिए इस महा अनुभूति को व्यक्त करना बहुत आसान नहीं है। लेकिन आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, आज आपके पास वीडियो है, आज आपके पास कैमरा है, आज आपके पास कलम है, तो आप अपने तरीके से कुछ न कुछ उसको जो ऑब्ज़र्व कर रही हैं, आप लिखें। पहली बात, फ़ोटो लें, वीडियो लें और आके आपका जो भी मीडियम आपके पास है, ज़ूम है, जिससे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आपका फ़ेसबुक लाइव है, जिससे आप लोगों को बयान कर सकते हैं। उसी तरह से फ़ोटो इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, वगैरह-वगैरह। तो आपका पास जो मीडियम है, जहाँ पर आप एडिटर हैं, आपके हाथ में वो है, उसपे उसका प्रचार ज़रूर करें और सही पढ़ के, ऑब्ज़र्व करके, सही बात प्रैक्टिस करके फिर बोलें। ये नहीं कि गूगल बाबा का 10 पॉइंटर ज्ञान लेके गए और वही बोलना शुरू कर दिया। गूगल बाबा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अब आँखों देखी और कानों सुनी में फ़र्क है। आँखों देखी की एक अपनी दुनिया होती है, आप जब उसे एक्सप्रेशन देते हैं, तो वो एक क्रिएटिव रूप लेता है। तो क्रिएटिव रूप लेता है, तो सुनने वाले को एक अलग आनंद आता है। जो भी जैसे अगर आप रवीन्द्रनाथ टैगोर गए हैं, उन्होंने एक कविता लिखी और वो अभूतपूर्व कविता है। उसी तरह से परमहंस वहाँ गए, एक पर एक दुनिया के लोग वहाँ आए हैं, दलाई लामा हर साल वहाँ पे आते हैं। जी, तो जी। आप भी दलाई लामा हैं, अपने तरह, जो भी वहाँ जा रहा है, तो उसी भाव से जाए और कुछ न कुछ दे उसको वापस। अगर उसका प्रचार भी कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, गिव बैक की भावना से जाए। लेने की भावना कि मैं जा रहा हूँ, मेरे ट्रैवल किट में और एक ट्रॉफी मिल जाएगा, उस भावना से नहीं जाएँगे। इफ यू कैन गिव बैक, हाइजीन आपका अच्छा हो, कुछ भी हो, एक एनवायरनमेंट के प्रति जो एक सेंसिटिविटी है, उसकी बारे में गया से जोड़ के उसको बताने की बात है, वगैरह-वगैरह। सर थैंक यू सो मच। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि जब भी आप कहीं जा रहे हैं तो गिव बैक की भावना के साथ जाइए, उस जगह के बारे में पूरी जानकारी लेकर जाइए, ताकि आप सही जानकारी लोगों तक भी पहुँचा सकें। और सही जानकारी होने से हम उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से, ज़्यादा व्यापक ढंग से देख पाते हैं और समझ पाते हैं और दूसरों तक भी पहुँचा पाते हैं। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और गार्गी आप और मनीष बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी हमारी समृद्ध विरासत को पूरी दुनिया में पहुँचा रहे हैं। मुझे फ़क्र है आप जैसे लोग। धन्यवाद। सर, आप लोग जैसे लोगों की वजह से ही सब पॉसिबल हो गया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम लोग घूमने निकले थे तो हमें कोई क्लू नहीं था। जैसे बाकी लोग गया और बोध गया के बारे में या बिहार के अन्य हिस्सों के बारे में जितनी जानकारी रखते हैं,
हम लोग भी बस वैसे ही थे। और उस टाइम तो मतलब बहुत few लोग थे, बहुत कम गिने चुने लोग थे जो हमारे इस आइडिया में बिलीव कर रहे थे कि बिहार को घूमना, बिहार को एक्सप्लोर करना, क्योंकि वो चीजें अभी भी बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि बिहार में कितना कुछ है जानने को। उस टाइम में आपका गाइडेंस, ये सारा जो जगह हम लोग एक्सप्लोर कर पाए, वो सब आपके गाइडेंस की वजह से ही कर पाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जी सर, धन्यवाद।